हेलो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह सीईटी के लिए अकाउंट्स बेस्ड पोस्ट की तैयारी कर रहे हो और आप भी कंफ्यूज हो कि आपको ये सभी टॉपिक्स जो इतना बड़ा सिलेबस दिया गया है हमें कहाँ से कवर करने हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ये सभी टॉपिक्स फाइनली आप किन किन यूट्यूब चैनल से प्रिपेयर कर सकते हो। इन सभी यूट्यूब चैनल्स के बारे में बताऊँगा मैं। ये देखिए, अकाउंट्स क्लास फ्रॉम यूट्यूब, इन सभी यूट्यूब चैनल से आप ये कर सकते हो सारे टॉपिक कवर। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही सीईटी की क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है ये सब जानना चाहते हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ हमारे साथ। हमने एक डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, वहाँ हम डिस्कस करते रहते हैं कि हमें किस किस टॉपिक को किस तरह कवर करना है। साथ ही रूरल मार्केटिंग और ट्रैफिक रूल्स एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट्स नए ऐड हुए हैं उनकी PDF भी टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दी गई है, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये पार्ट 2 है हमारी रिवीजन का। इससे पहले हमने इनकम टैक्स टॉपिक को कवर किया था, तो मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे इससे पिछले वाली वीडियो में, तो ये देखिए, इनकम टैक्स का बेसिक पढ़ा था मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लो एक बार। तो दोस्तों, ये देखिए, इनकम टैक्स टॉपिक है जो इसका हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो अब हमें डिडक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको किस बारे में बताऊंगा, आज इस वीडियो में मैं आपका सारा बेसिक कवर करूंगा अकाउंटिंग का, जो भी बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें सिलेबस में दी गई है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूँगा। आज इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जर्नल, प्रॉफिट, फाइनल अकाउंट्स, कंसाइनमेंट, ये फर्स्ट यूनिट कह सकते हैं हम इसको, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे रखी है, ये सब तो टॉपिक कवर करेंगे ही। लेकिन ये सब कुछ पढ़ने से पहले आपको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए अकाउंटिंग का क्या बेसिक है। जैसे कि हमें आज इस वीडियो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, कुछ फालतू का कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस ही हमें इतना वास्ट दे रखा है, हमें फालतू का कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स थोड़ा पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो जो ये फाइनेंशियल अकाउंट सिलेबस दिया गया है हमें, इसमें अगर आप देखें जो हायर परचेज सिस्टम है, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, एक ग्रेजुएशन का सिलेबस है, ग्रेजुएशन से लिया गया है, और ये अकेली बुक ही 200 पेजेस की होती है। अगर आप ये हायर परचेज सिस्टम को ही डीप में करोगे तो आपको यही टॉपिक कवर करने में कम से कम 3 मंथ लग जाएंगे। आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। आपको पता है कि पेपर ऑप्शनल होने वाला है और 90% स्टूडेंट्स इतना बड़ा सिलेबस दे के घबरा चुके हैं। आपको मोटिवेटेड ही रहना है और स्टडी करते रहना है। आपको पहले अपना बेसिक क्लियर करना है। तो इसी थिंकिंग के साथ या इसी सोच के साथ मैं आज आपके साथ बेसिक डिस्कस करूँगा, बिल्कुल बेसिक जो अकाउंटिंग का होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे हम। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगती है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। इसी तरह अगर आप और भी टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, साथ ही तैयार करूं या फिर उस तरह की PDF आपको प्रोवाइड करवा। दोस्तों, सिलेबस के अनुसार बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग को। तो पहले अगर मैं आपके साथ हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करूं तो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग बार्टर सिस्टम से स्टार्ट होती है। बार्टर सिस्टम क्या था? बिल्कुल बेसिक, जब गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स, मतलब जब कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता था, हम किसी सामान के बदले सामान ले लेते थे, तो उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। उस टाइम हमें यूँ रियलाइज़ हुआ कि हमें अकाउंटिंग की नीड है। जैसे ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड सम मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जैसे जैसे मनी का सर्कुलेशन शुरू हुआ, क्रेडिट पे लेन देन शुरू हुआ, अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ गई। उसके बाद मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री प्रिंसिपल के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री पे बेस्ड होता है। आइए, अगर मैं अकाउंटिंग के मीनिंग की बात करूं तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब किसी भी डाटा को जो भी हमारा फर्म का है या फिर कुछ क्लासिफाई और समराइज करना, ताकि हम किसी भी फर्म की या फिर एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को मार्केट में वो कहाँ स्टैंड करती है, कितने उसके क्रेडिटर्स हैं, कितने उसके डेटर्स हैं, इन सब के बारे में जान सकें। अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फो टू मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स। तो अकाउंटिंग के मैनेजमेंट के 5 टाइप्स होते हैं जो कि हमें अकाउंटिंग में भी दी गए हैं। पोस्ट DC कहते हैं, जिसको हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सिलेबस में हमें ये सारे के सारे अलग से दिए गए हैं, हमें ये भी पढ़ना है। तो साथ ही दोस्तों, इसके बाद अब अगर हम बेसिक में क्या क्या आता है तो उसकी बात करें तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग आती हैं बेसिक में, जैसे कि मैनेजमेंट फंक्शन बिकम कॉम्प्लेक्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ
अकाउंटिंग इंक्रीजेज। अकाउंटिंग में हमारे दो टाइप के ब्रांचेस हो गई, एक होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होगी कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारे देखिए सिलेबस में बिल्कुल अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक हमें दिया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये हमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, P&L ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल इन्फो रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट। इन सभी को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो बिजनेस के एक्सपेंडिचर हैं एज सर्टेन कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर, चाहे वो हमारे एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं या फिर मतलब जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड है, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करना है, कॉस्ट कम कैसे करना है ताकि बिजनेस कॉस्ट कम हो सके, तो ये सब कुछ हम कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर अब हम देखें, ये देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ ये है कि कंट्रोल कॉस्ट एंड प्रोवाइड नेसेसरी कॉस्टिंग इन्फो टू मैनेजमेंट टू एनेबल डिसीजन मेकिंग। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी कॉस्ट कम हो जाए और मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसके बाद आता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है पर्पज़ इज़ टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। मतलब मैनेजमेंट पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस ले सके, इसलिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प टू इवेल्युएट पास्ट मैनेजमेंट डिसीजन। हमारे जो पिछले भी मैनेजमेंट के डिसीजन रहे हैं उनको भी इवेल्युएट करने में मदद करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आएगा भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के? रिकॉर्ड बिजनेस एक्टिविटीज़ इन सिस्टमेटिक मैनर, मतलब बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं हम। एक तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करें, एक इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारे बिजनेस का, ये तो हमें पता होना चाहिए ना, तो अकाउंटिंग का ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, क्या उसकी नेटवर्थ है, कितने आप पानी में हो या कितने आप प्रॉफिट में हो। उसके बाद प्रोवाइड इन्फो टू वेरियस इन्वेस्टर्स। कोई भी आपके बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करेगा कि अगर उसको पता होगा कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करने में बेनिफिट है या नहीं। जैसे अगर आपका मान लो नया बिजनेस है तो आपकी बिल्कुल भी कुछ भी गुडविल भी नहीं होगी मार्केट में। साथ ही अगर आपका पुराना बिजनेस है, कितने आपके डेटर्स हैं, ये सब कुछ अगर एक स्टेटस, एक समराइज रिकॉर्ड फॉर्म में होगा आपके पास, तो आप इससे ये पता, आपके इन्वेस्टर इससे ये पता कर सकते हैं कि उनको इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसी तरह से अब हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक टर्म्स, जैसे कि पहली हमारी है एसेट्स के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ये इस तरह की टर्म्स हैं जो एक अकाउंटेंट के लिए बिल्कुल बेसिक हैं। अगर आप अकाउंट्स का पेपर दे रहे हो तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आने बनते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एक तो पेपर ऑप्शनल बेस होने वाला है, दूसरा ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज तो कैंडिडेट की ज़रूर चेक करेगा ही एग्जामिनर। तो चलिए शुरू करते हैं एसेट्स को। वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है ये। उसके बाद एसेट्स दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास आती है फिक्स एसेट, एक आती है करंट एसेट। तो दोस्तों जो एसेट्स हेल्ड फॉर लॉन्ग टाइम बेसिस, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, ये सब कुछ मोर देन 1 ईयर के लिए होता है हमारे पास मेनली। तो ये सब हमारा फिक्स एसेट के अंडर आता है। इसके बाद आते हैं हमारे करंट एसेट्स, जैसे कि एसेट्स हेल्ड फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल डेटर्स, बीआर जिनसे हमने पैसे लेने हैं, बिल रिसीवेबल्स, स्टॉक हो गया हमारा, ये सब कुछ हमारा करंट एसेट में आता है। आगे हम ये सब कुछ जानेंगे कि स्टॉक क्या होता है और मतलब गुड्स क्या होता है, सब कुछ हम अभी जानेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर, एक्सपेंसेस से के ऊपर का जितना भी हमारा वैल्यू है वो हमारा प्रॉफिट होता है। जैसे एक तो हो गया आपका कॉस्ट हो गई, एक तो आपकी मैन्युफैक्चर करने की प्रोडक्ट को, उसके बाद उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं उनको डिडक्ट करने के बाद जो भी आपका नेट आएगा वो प्रॉफिट होता है। सेल प्लस प्रॉफिट। अगर दोस्तों अब हम गेन की बात करें तो गेन प्रॉफिट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्रॉफिट मेनली हमें जो भी हम अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं उनसे रिसीव होता है, लेकिन गेन राइजेस फ्रॉम ट्रांजैक्शन सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर मान लीजिए आपने कोई फिक्स एसेट बेची बहुत टाइम बाद, जैसे कि बिल्डिंग बेची आपने, तो आपको एक बात और याद रखनी है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होती है। ये देखिए एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, घटेगी नहीं कभी। बाकी फर्नीचर की वैल्यू डाउन हो सकती है, या फिर हमारा जो भी नॉर्मल यूज़ वियर एंड टीयर में आती हैं आइटम्स, उन सब की वैल्यू डाउन हो जा सकती है। लेकिन लैंड हमारी एक ऐसी फिक्स एसेट है जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती ही है। तो जो भी
बड़ी हुई, जैसे मान लीजिए आपने कोई लैंड सेल कर दी तो उसमें से आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ वो हमारा गेन के अंडर आएगा, और ये इसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं, मतलब हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ गई। इसी तरह से एक होता है डेप्रिसिएशन। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जैसे जो कि नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल यूज़ की वजह से डिक्रीज हो गई, या फिर नॉर्मल हमारी ऑब्सोलेंसेस, नॉर्मल किसी भी मतलब वियर एंड टियर डेली यूज़ में आ रही है जो आइटम, वो किसी न किसी तरह से डाउन जरूर होएगी, तो वो हमारे डिक्रीज हो जाएगी उस एसेट की वैल्यू। अब हम डेप्रिसिएशन में के टॉपिक के अंदर बात करें तो ये खुद डेप्रिसिएशन का अकेला टॉपिक ही कम से कम 80 से 90 पेजेस का है क्लास 11 में। इस डेप्रिसिएशन में दो तरह के मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, एक डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है। पहले हम सारे टॉपिक्स का बेसिक पढ़ लेते हैं, अगर टाइम बचा तो हम डिटेल में भी कर लेंगे, बट पहले हमारा बेसिक तो ज़रूर क्लियर होना ही चाहिए। तो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद हम अगर लॉस की बात करें, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रिवेन्यूज इज टर्म्ड एज लॉस। मतलब जब भी आपके अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गए तो वो आपका लॉस हो गया। इट डिक्रीजेज ओनर्स इक्विटी। ये देखिए, ये ओनर की जो इक्विटी है या कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है उसको डिक्रीज कर देता है। इसके अपोजिट होगा प्रॉफिट, जो कि ओनर की इक्विटी को इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल लॉस ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स एसेट, या फिर लॉस ड्यू टू थीफ्ट या फायर, चोरी हो गया हमारा माल या फिर आग लग गई। इसके बाद हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट डिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स ऑन सेल। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मेनली मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देते हैं, और कैश डिस्काउंट होता है जो हम अपने डेटर्स को देते हैं ताकि हमें जल्द कैश पेमेंट मिल सके। जैसे कि मान लीजिए किसी से हमने 1 लाख रुपए लेने हैं और वो बहुत टाइम से दे नहीं रहा, तो हम उसको कहेंगे कि भाई तू 5% कम दे दे लेकिन हमें आज ही पेमेंट दे दे। तो ये होता है हमारा कैश डिस्काउंट। इसके बाद अगर हम वाउचर की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। मतलब कुछ भी रिटर्न फॉर्म में एक एविडेंस है आपके पास तो उसको हम वाउचर कहते हैं। बाय गुड्स गेट कैश मेमो। अगर आप मान लीजिए कुछ भी गुड्स परचेज करके आते हैं बाहर से भी, तो आपको एक कैश मेमो मिलता है रिटर्न में कि आपने इतने गुड्स परचेज करे हैं, वो हमारा वाउचर होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ गुड्स की, तो प्रोडक्ट विच ए बिजनेस यूनिट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स। गुड्स सिंपली हम कह सकते हैं एक माल है जो भी हमारा, जो हम या तो बना रहे हैं या फिर हम उसको रीसेल कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक फर्नीचर डीलर हूँ, तो मेरे लिए चेयर मेरे लिए गुड्स है। अगर मैं फर्नीचर डीलर हूँ तो मेरे चेयर मेरे लिए गुड्स है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर हूँ, मान लीजिए मेरे बल्ब वगैरह सेल करता हूँ, तो चेयर मेरे लिए फिक्स एसेट्स हो गई। समझ रहे हैं आप? तो मतलब यही है कि अगर ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है। इसके बाद अगर मैं ड्राइंग्स की बात करूँ, विड्रॉन ऑफ मनी और गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बिल्कुल सिंपल, कोई ओनर है बिजनेस का, उसने अपने बिजनेस में से कुछ माल या फिर कह सकते हैं या फिर कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए लगा लिया। बिजनेस से माल या पैसे निकालना फॉर पर्सनल यूज़, बस उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। इसके बाद अगर हम परचेज की बात करें, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड कैश फॉर यूज़ और सेल। मतलब जो भी आपने गुड्स परचेज करे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, अगर आप होलसेलर हैं तो फिनिश गुड्स परचेज करेंगे। मतलब जो भी आपने चीज़ परचेज करी है, किसी कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, क्रेडिट के फॉर्म में भी हो सकती है, उसको हम परचेज कहते हैं। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो सिंपल हमारा इसका मीनिंग होगा अनसोल्ड गुड्स, स्पेयर्स एंड अदर आइटम्स इन ए बिजनेस, इट इज कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। मतलब जो भी आपका बचा पड़ा है माल, जो आपका बिका नहीं बहुत टाइम से, वो आपका स्टॉक होता है। डेटर्स एक तरह से हमारी एसेट साइड पर रिफ्लेक्ट होता है। डेटर्स वो हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। सिंपल, दे बोट गुड्स फ्रॉम अस ऑन क्रेडिट। उन्होंने हमसे माल खरीदा है उधार पे, हमें उससे पैसे लेने हैं। वी विल रिसीव मनी फ्रॉम देम इन फ्यूचर। बैड डेट्स, कुछ लोग, अब कुछ डेटर्स आपको पैसे नहीं दे रहे हैं बहुत टाइम से, तो आपने उनको दिवालिया घोषित कर दिया। जैसे कि अभी बीच में न्यूज़ थी कि बैंक वालों ने वो नीरव मोदी या फिर विजय माल्या को बैड डेट्स घोषित कर दिया था कि इनसे हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। तो मतलब वो हो गया बैड डेट्स, जिनसे हमें कुछ भी मिलने की उम्मीद ना हो। इसके बाद अगर हम बात करें क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटीज साइड पे रिफ्लेक्ट होते हैं बैलेंस शीट में। और सेकंड थिंग इज, क्रेडिटर्स के बारे में अगर अब हम जाने तो वी बोट गुड्स या रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देम ऑन क्रेडिट।
क्रेडिटर्स में हमने दूसरों से या दूसरी पार्टी से जो भी माल खरीदा है या फिर गुड्स खरीदा है उसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं और हमें फ्यूचर में उनको पे करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। जो अकाउंटिंग है हमारी वो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है। देखिए, गैप के बारे में बात करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सब कुछ। तो दोस्तों अकाउंटिंग कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है जिसको हम गैप कहते हैं, GAAP। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। GAAP provides guidelines which can be categorized into basic assumptions, principles, modifying principles and accounting standards। मतलब जो गैप है हमारा वो इन सभी चीज़ों पर ही बेस्ड है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया या मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स पर। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं इनके बारे में आपको बिल्कुल बेसिक या फिर हेडिंग में पता होना चाहिए कि किस कंसेप्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। जैसे कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जैसा कि नाम से क्लियर है, ऑल ट्रांजैक्शन मेजर्ड यूजिंग ए कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट मनी। इट व्यूज बिजनेस ऑल ट्रांजैक्शन मेजर्ड यूजिंग ए कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट मनी। मतलब जिस बिजनेस में हम मनी को मेजरमेंट लेके चल रहे हैं वो हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। इसके बाद एंटिटी कंसेप्ट, इट व्यूज बिजनेस एज एंटिटी। मतलब बिजनेस को एंटिटी की तरह समझना एंटिटी कंसेप्ट है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनरशिप। तो इस कंसेप्ट के अंदर हम ओनर ने चाहे कुछ भी विड्रॉ किया या कुछ यूज़ किया तो बिजनेस एक अलग कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए उसने कुछ भी घर के लिए विड्रॉ किया तो उसको वो चीज़ भी रिकॉर्ड करनी चाहिए। एंटिटी कंसेप्ट यही कहती है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है आपके पर्सनल यूज से। इसके बाद है हमारा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर हम ऐसा मान के चलते हैं कि गोइंग कंसर्न, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि बिजनेस हमारा लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहेगा। इट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑन द अजम्पशन दैट ए बिजनेस विल रिमेन इन ऑपरेशन लॉन्ग इनफ। ये लॉन्ग टाइम के लिए ही है हमारा बिजनेस, शॉर्ट टाइम के लिए मान के नहीं चलना। कॉस्ट कंसेप्ट, इट इज यूज्ड ओनली फॉर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आर वैल्यूड एट देयर कॉस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ देयर एक्विजिशन। कॉस्ट कंसेप्ट को हम फिक्स एसेट पर यूज़ करते हैं और ये एक्विजिशन पर जो भी हमने कॉस्ट प्राइस पे जो भी एसेट्स खरीदी हैं उस पर बेस्ड है। मैचिंग कंसेप्ट, रिवेन्यू दैट इज रिपोर्टेड मस्ट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड टू जनरेट दैट रिवेन्यू। मान लीजिए आपकी जितनी भी इनकम हुई, आपकी जितनी भी रिवेन्यू हुई है उसको आपको एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके ही एंड में रिवेन्यू, फाइनल रिवेन्यू के रिजल्ट पे आना है। ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट्स की, इट इन्वॉल्व्स डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब ड्यूअल जैसा नाम से क्लियर है, दो एस्पेक्ट्स को लेकर चलेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ऑल एंटिटीज शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस, वाउचर्स। मतलब सब कुछ एविडेंस पर ही बेस्ड होगा हमारा अकाउंटिंग में, चाहे वो इनवॉइस हो हमारे पास या फिर वाउचर्स हो। इसके बाद है रियलाइजेशन कंसेप्ट, हाउ रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बिजनेस। ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि रिवेन्यू को किस तरह हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ तो लीगल एस्पेक्ट कंसेप्ट की, इट रिक्वायर्स रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स टू कंफर्म लीगल रिक्वायरमेंट्स, अकाउंट्स शुड बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब अकाउंट्स लॉ के अकॉर्डिंग ही मेंटेन होने चाहिए, बस यही सिंपल है। एक्रूअल कंसेप्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिवेन्यू व्हेन अर्नड रेदर देन ड्यू, एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड रेदर देन पेड। मतलब रिवेन्यू को तो हम तब मानते हैं जब वो हमारी अर्न हो चुकी है, और एक्सपेंसेस अगर आपके मान लीजिए अभी उधार पे हैं एक्सपेंसेस, तब ही आप एक्सपेंसेस को मान लेंगे। मतलब रिवेन्यू तो आप, मतलब इनकम तो आप तब मानोगे जब आपको इनकम मिल जाएगी, जब आपको पैसा मिल जाएगा, इनकम आपको तब मानना है। लेकिन एक्सपेंसेस जैसे ही आपके, चाहे आपने अभी पे नहीं किया है, वो अभी आपके क्रेडिट पे है, फिर भी आप एक्सपेंसेस को स्टार्टिंग से ही मान लोगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, अकाउंटिंग साइकिल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब अकाउंटिंग साइकिल का मतलब यह है कि किस तरह साइकिल की फॉर्म में फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, सेकेंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करने के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन को। तो अकाउंटिंग
साइकिल के अंडर देखिए, अब जैसे कि पहले तो हमारे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए कुछ, चाहे वो रिसिप्ट हो या फिर चाहे पेमेंट हो, इन दोनों में से एक, या तो वो हमारी अर्निंग होएगी या वो एक्सपेंस होएगा। इसका नेक्स्ट होगा उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन टू फाइंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी ऑन पर्टिकुलर डेट, मतलब आज की डेट में हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, इस फॉर्म में रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को ही, ये अकाउंटिंग साइकिल का सेकंड पार्ट है, ताकि हम जान सके कि आज के डेट में हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। नेक्स्ट है जो टाइप ऑफ अकाउंट्स, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टाइप ऑफ अकाउंट्स की, और इसको हम 3 गोल्डन रूल्स भी कहते हैं अकाउंटिंग का। ये बिल्कुल बेसिक है और ये आपको पता होना ही चाहिए। क्या है वो चीज़, ये देखिए, रियल अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट्स 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक रियल, एक पर्सनल और एक है हमारा नॉमिनल। रियल अकाउंट में हमारा क्या आता है, इट इंक्लूड्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सिंपल, ये हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को इंक्लूड करता है, फिर बिल्डिंग और फर्नीचर और कैश कह सकते हैं। पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ पर्सन विद वोम बिजनेस डील्स, जिस पर्सन के साथ बिजनेस डील कर रहा है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे सप्लायर, कस्टमर्स, लीडर्स। इसके बाद मैं बात करूं नॉमिनल अकाउंट्स की, अकाउंट वेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, एग्जांपल सेल, रेंट एंड एक्सपेंस या सैलरी, मतलब ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट को हम नाम मात्र का अकाउंट भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के, ये आपको बिल्कुल रट लेना है एकदम, ये आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स, हमने बता दिया। इसका गोल्डन रूल, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको अब याद करना है तो मैंने तो इस तरह से याद किया हुआ है कि रियल में क्या आ रहा है हमारे पास या और क्या जा रहा है, तो इसको मैंने इस तरह से याद किया हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का तो बिल्कुल सिंपल रूल है, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ये आपको याद हो ही जाएगा। पहले आप नॉमिनल को याद करो, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इसके बाद आप रियल अकाउंट को याद करो, रियल में क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट नेम से क्लियर है, पर्सन पर ही बेस्ड है, तो डेबिट व्हाट द रिसीवर, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये था बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग रूल्स का। इसके बाद हम बात करें सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग चलता किस तरह से है। 2 टाइप्स का होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, डेबिट या क्रेडिट, ठीक है, और ये मेनली हमारे स्मॉल बिजनेस में यूज़ होता है, बस इतना जानो, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अब डबल एंट्री सिस्टम की बात करूं तो डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, डेबिट एंड क्रेडिट को। मोड्स ऑफ अकाउंटिंग, ये देखिए हमारा सिलेबस में भी दिया गया है मोड्स ऑफ अकाउंटिंग। ये देखिए जर्नल आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक है 11th क्लास का। जर्नल एंड लेजर्स, पहले हम जर्नल की बात करेंगे। जर्नल इज ए बुक इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन आर एंटर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। ए रिकॉर्ड ऑफ सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जर्नल एंट्री, सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। इन जर्नल सेवरल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, ईच ऑफ विच इज अनरिलेटेड टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। टू नो इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ईच जर्नल एंट्री मस्ट बी मूव टू अकाउंट इट रिलेट्स टू, जो जर्नल एंट्री हमने करी है उसके इफेक्ट को जानने के लिए हमें उसको उसके अकाउंट में भी मूव जरूर करना है, जैसे कि हम कह सकते हैं लेजर अकाउंट में मूव करना है या फिर ट्रायल बैलेंस में मूव करना है। और ये अगर अब मैं वाउचर की बात करूं, इसे डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये तो हमने बाद में पहले भी जान लिया। तो अगर मैं जर्नल की बात करूं तो इसके तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं 11th क्लास में। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि आपको वो सब, अगर आपको वो भी बेसिक से पढ़ना है तो वो कहाँ से पढ़ना है। और अगर मैं आपके साथ बात करूं जर्नल एंट्रीज की, तो जर्नल एंट्रीज कुछ इस तरह होती है जैसे कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट में। तो ये हमारी कुछ इस तरह की जर्नल एंट्रीज होती हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेजर, ए बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, लेजर एक सिंपल बुक है जिसमें हम सभी अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। पोस्टिंग, प्रोसेस बाय विच ट्रांजैक्शन इज ट्रांसफर्ड, मान लीजिए आपने जर्नल को लेजर में ट्रांसफर किया तो उसको आप कहेंगे कि मैंने उसको एंट्री को पोस्ट किया, तो ये हमारा पोस्टिंग होता है। अकाउंटिंग पीरियड के बारे में दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है इनकम टैक्स की, उसमें मैंने असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में बताया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग का बेसिक ही है।
अकाउंटिंग पीरियड आया यहाँ पे, तो इसी तरह से इसी बात पे मुझे याद आया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर चेक करो और बाकी के टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा, वहाँ हम डिस्कस करते रहते हैं इन सभी टॉपिक्स को। तो आइए देखते हैं अब हम अकाउंटिंग पीरियड को। ए रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम सच एज क्वार्टर और ईयर, मतलब एक सिंपल जो टाइम पीरियड है, चाहे कुछ भी फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, जैसे कि 1 मार्च से लेकर के 31 अप्रैल तक, फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज जनरेटेड, जिस टाइम के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट हुई है। ट्रायल बैलेंस, ए ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, मतलब पहले हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं, फिर लेजर से वो सारी आइटम्स ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होती है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल ट्रांजेक्शन entered in journal entries posted to ledger and ledger accounts balanced, मतलब पहले जर्नल में, जर्नल के बाद लेजर में पोस्ट हो गई एंड लेजर अकाउंट्स को बैलेंस कर लिया हमने और उसके बाद हमने इसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया। इट इज सम ऑफ बैलेंसेस ऑफ रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इट इज periodic report prepared from accounting records of company. Financial statements includes P&L statements, balance sheet and cash flow statements. ये भी हमारा है सिलेबस में। Financial statements include P&L, balance sheet and cash flow statements. P&L account is divided into trading account and P&L account. ये आपको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए कि P&L account को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। Gross profit is equal to net sales minus cost of sales. Net profit is equal to gross profit plus other income minus selling and administrative expenses plus depreciation plus interest plus taxes plus other expenses। ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपके साथ बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो ये देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें सिलेबस में दिया गया। ये सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन एंड गाइडेंस, नोट्स ऑन वेरियस अकाउंटिंग, या ICAI इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ, ऐसा कुछ नाम है इसका, एंड देयर एप्लीकेशन। यहाँ तक हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम बाद में देखेंगे। पहले अगर मैं आपके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करूँ, देखिए ICAI ने एस्टेब्लिश किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये, बिल्कुल आपको याद करना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले तो सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर होना जरूरी है। सच पॉलिसी शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बी डिस्क्लोज्ड इन वन प्लेस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होना चाहिए और एक ही जगह पे ये डिस्क्लोज होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की बात करूं तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इट डील्स विद वैल्यूएशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड टेंजिबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूं, दिस स्टैंडर्ड डील विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेज फॉर ए गिवन पीरियड सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात करूं, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो कितने पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। इसके बाद ये सभी हेडिंग्स आपको बेसिक पता होनी चाहिए। ये मैं आपको टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड करवा दूंगा इन नोट्स की, आप वहाँ पे देख लेना। ये आपको बस बेसिक ही पढ़ना है और याद करना है, मतलब ऊपर से पढ़ना है इनको। इसके बाद अगर मैं आपके साथ अकाउंटिंग की बात करूं तो दोस्तों अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, 3 टाइप की अकाउंटिंग होती है। अब हम सिलेबस पे आते हैं कि हमें अकाउंटिंग दी किस तरह से गई है। ये देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग दी गई है हमें सिलेबस में। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग दी गई है हमें सिलेबस में, और ये देखिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी दी गई है सिलेबस में। तो हमें ये सब कुछ बिल्कुल बेसिक से पढ़ना जरूरी है। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करें हम, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एक्सटर्नल पार्टीज़ को इंक्लूड करते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं। इट इज़ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्विंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये हमने पढ़ा था पहले भी। दिस ट्रांजेक्शन आर प्रिपेयर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग बैलेंस शीट। ये देखिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑकर्स थ्रू यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच ए बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एक्रूअल मेथड और कैश मेथड को रिकॉर्ड करते हैं। ये हमने बेसिक पढ़ा था अभी पहले ही, एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है या कैश कंसेप्ट क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजल्ट इन डिटरमिनेशन नेट इनकम एट बॉटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट। यहाँ से हमारी नेट इनकम आ जाती है।
इसके बाद दोस्तों हमारा कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये नोट्स दे दूंगा मैं आपको, ये आप टेलीग्राम से पढ़ोगे। फाइनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी। इसके बाद दोस्तों हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट आता है। ये देखिए दोस्तों अब हमारी पहली यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल बेसिक से हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। ये देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट्स पढ़ेंगे हम, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, ये तीनों टॉपिक्स को अब हम कवर करेंगे और साथ ही रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को भी कवर करेंगे। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में बात करूँ अब मैं, एन अकाउंट फॉर गुड्स सेंड टू ए पर्सन दैट इज नॉट ओनर बट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग दैम। वन पर्सन सेंड्स गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सेल ऑन हिज बिहाफ। मतलब किसी एन अकाउंट, मतलब किसी ए पार्टी ने बी पार्टी को गुड्स दिए, वो सिर्फ इसीलिए दिए कि वो उसको आगे सेल कर दे, वो ओनर नहीं है उन गुड्स का, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है सेलिंग में। वन पर्सन सेंड्स गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सेल ऑन हिज बिहाफ, सिर्फ सेल करने के लिए गुड्स दिए हमने, तो उसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट्स कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम बिल्कुल बेसिक ये चीज़ आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा मैं। अरेंजमेंट ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव कंज्यूमर गुड्स वेयर बायर मेक्स ए इनिशियल डाउन पेमेंट एंड पेज बैलेंस प्लस इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट्स। सिंपल फंडा ये है कि कोई बंदा बड़ी बड़ी मशीन खरीदना चाहता है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, लेकिन वो इकट्ठे पैसे नहीं दे सकता, तो वो इंस्टॉलमेंट में पैसे देगा, ठीक है। लेकिन उसको वो जो मशीन है वो तो मिल जाएगी, लेकिन वो पहले तो कुछ डाउन पेमेंट कर देगा, उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा। इसका एक फीचर इंपॉर्टेंट क्या है, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड अंटिल ऑल पेमेंट्स आर मेड। जब तक वो बंदा अपनी लास्ट पेमेंट नहीं कर देता जिसने खरीदी है, तो तब तक उसकी वो एसेट उसके नाम पर नहीं होगी, नाम पर तो उसी की ही रहेगी जिससे उसने उस एसेट को परचेज किया है, जिसको वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। जब उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी तब उस एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर होगी, और ये एक्सपेंसिव रहती है लॉन्ग रन में, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और ये लॉन्ग रन का ही केस है एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं अगर कुछ डिफॉल्ट होता है पेमेंट में, तो सेलर उस गुड्स को या फिर उस मशीन को वापस ले सकता है, क्योंकि ओनरशिप तो सेलर के नाम पर ही है अभी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज और बिजनेस रिक्वायर एक्सपेंसिव मशीन, मतलब ये हमने एग्जांपल दे दिया। यूज हायर परचेज। इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, अब हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की, साथ ही दोनों का हम डिफरेंस भी करेंगे, ध्यान से सुनना दोस्तों। ए सिस्टम इन विच परचेज अंडर विच पोजेशन एज वेल एज ओनरशिप ऑफ गुड्स पासिस फ्रॉम सेलर टू बायर। ये देखिए, जैसे ही मतलब किसी बायर ने सेलर से कुछ खरीदा सामान इंस्टॉलमेंट पे, ओनरशिप तो इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो आप कार लोन लेते हो, ओनरशिप कार लोन की तो आपके पास इंस्टेंटली आ जाती है बैंक के द्वारा, लेकिन आप उनको इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहते हो। देखिए ओनरशिप इमीडिएटली आ गई ऑन एंटरिंग द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में एंटर करते ही, बट बायर एग्रीज टू पे टोटल प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। बायर टोटल प्राइस को इंस्टॉलमेंट में पे करने को एग्री हो गया। इफ देयर इज डिफॉल्ट सेलर हैज नो राइट। अगर मान लीजिए आपको बायर ने पेमेंट नहीं दी तो सेलर क्या कर लेगा भाई, ओनरशिप तो उसके नाम हो चुकी है बायर के, तो मतलब सेलर कुछ भी नहीं कर सकता उस केस में। परचेजर इज ओनर, ही कैन डिस्पोज ऑफ गुड्स एनी मैनर। जिसने परचेज करी ओनर बन गया वही, वो किसी भी तरह गुड्स को ख़त्म भी कर सकता है, उसकी मर्जी। इट इज़ एग्रीमेंट ऑफ सेल, ये एक सेल का एग्रीमेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप अकाउंट की, ये देखिए हमें पार्टनरशिप अकाउंट दिया गया सिलेबस में। तो ये देखिए, वन नीड मोर कैपिटल टू मैनेज बिजनेस टू टेक रिस्क। एक इंसान को बहुत सारी कैपिटल चाहिए क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है बिजनेस में। व्हेन टू और मोर पर्सन्स क्लोज टू एस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट। जब दो या दो से ज़्यादा बंदे मिल जाते हैं बिजनेस को करने के लिए, तो उसको हम और प्रॉफिट शेयर करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप अकाउंट कहते हैं। इसके फीचर्स क्या रहेंगे, टू और मोर पर्सन्स, एग्रीमेंट होगा ये, और ये बिजनेस होगा दोस्तों। साथ ही ये देखिए म्यूचुअल एजेंसी है, ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंडर जो भी होगी, और लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के अंडर ये सब कुछ होता है। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप का, और ये शेयर रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस भी लगेगा।
दोस्तों अगर मैं स्पेशल एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो मेंटेनिंग ऑफ मतलब हमें कि क्या क्या पार्टनरशिप अकाउंट में मेंटेन करना है, क्या क्या साथ लेके चलना है। मेंटेनिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P&L अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स में, एडजस्टमेंट ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करेंगे, मतलब कोई भी ऐड हो रहा है पार्टनर या फिर रिमूव हो रहा है तो वो उसको भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, क्या रेशो होगी उसकी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो वो किस तरह से हमें बंद करिए, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर बंद करनी है या फिर फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड के अंदर बंद करनी है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये होगा एग्रीड रेशो, जो भी उनकी एग्रीड रेशो हुई है, क्या वो अपने जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसके अकॉर्डिंग शेयर करना चाहते हैं या फिर कुछ उनका फिक्स्ड है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद देखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ हम पार्टनरशिप के अंडर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हमारे फाइनल अकाउंट्स बनेंगे कि बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है। एनी चेंजेस इन करंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पीपल फॉर शेयरिंग गेन्स इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। मान लीजिए अब किसी तरह से नया पार्टनर आ गया या फिर 3 पार्टनर थे ABC, C छोड़ के चला गया, तो जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग की नई रेशो होएगी वो सब कुछ हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंडर देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या आता है देखिए, मोड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एडमिशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर एक्युमुलेटेड P&L, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो दोस्तों ये था, दोस्तों ये हमने अकाउंट्स का बिल्कुल बेसिक पढ़ लिया है। ऑलमोस्ट हमारी पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये यूनिट कवर हो चुकी है। आपको इसी तरह बेसिक ही पढ़ना है, पहले बेसिक पढ़ते हैं हम, उसके बाद हम डीप में पढ़ेंगे कि फिर उसके बाद हम देखेंगे हमें न्यूमेरिकल करना है यानी और आगे जाना है, यानी पहले हमें सारे सिलेबस का बेसिक पता होना चाहिए। तो ये हमने बेसिक पढ़ लिया। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अकाउंट्स के ये सब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ से कर सकते हो। तो ये देखिए, अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो इसमें आपका 11th का अकाउंट्स दे रखा है। तो अगर आपको पहले तो आप मेरा एक YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इसी तरह की अपडेट्स चाहते हैं। तो साथ ही चैनल्स कम समय में सिलेबस को आप कैसे पूरा कर सकते हो, ये देखिए अकाउंट्स अड्डा नाम से एक चैनल है जहाँ पे हमें क्लास 11th का अकाउंट्स मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको एक 12 घंटे की क्लास मिलेगी। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, पहले आप बेसिक समझिए 11th क्लास का। इसके बाद 12 आवर की क्लास है, जरूर देखें एक बार। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो बिजनेस की क्लास आपको अनअकैडमी CA फाउंडेशन, ये चैनल का नाम है। और तीसरे चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, यहाँ बिजनेस की मिलेगी आपको क्लास, यहाँ मिलेगी आपको इको की, इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये देखिए पूरा सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये आपको कवर करना है इन यूट्यूब चैनल से। बाकी मैं भी बता दूंगा थोड़ा बहुत कि मैं किस तरह पढ़ रहा हूँ, या मैं जैसे रिवाइज करने लगता हूँ तो उस चीज़ की वीडियो बना दूंगा। और अकाउंटेंसी जो आपको पढ़नी है ये आपको सुनील पांडा द एडुकेटर सर का नाम है, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मत करना आप। तो पहले आप बेसिक पढ़ो, ये पूरा अकाउंटिंग टॉपिक को तो कवर करो, एक हम कह सकते हैं 11th-12th का टॉपिक तो कवर करो, एक ग्रेजुएशन के टॉपिक पे हम बाद में चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो और मुझे बताओ कि आप किस तरह प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि मैं भी आपकी मदद कर सकूँ कि मैं किस तरह प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो धन्यवाद।